हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी के लेखक हैं अंशु श्री सक्सेना। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मई का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। किसी तरह पसीने से लथपथ माला कलेक्टर ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचकर माला अपने साथ लाई बोतल से पानी पी रही थी कि सहसा उसकी नज़र कलेक्टर साहब के कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट पर पड़ी। नितिन शर्मा। ओहो, ये कहीं वही नितिन तो नहीं। माला का मन यादों की पुरानी गलियों में भटकने लगा। लगभग 4-5 वर्ष पहले की बात है, जब माला ने बीए करने के लिए कॉलेज में कदम रखा था। अभी तक माला की शिक्षा केवल लड़कियों के स्कूल में हुई थी, अतः लड़कों के साथ सहशिक्षा का ये उसका पहला अनुभव था। माला ने जब क्लास में कदम रखा तो उसकी नज़र कोने में बैठे शांत और सौम्य नितिन पर पड़ी थी। नितिन का मासूम चेहरा और गहरी बोलती हुई आंखें उसे पहली ही नज़र में भा गई थीं। वैसे तो माला बहुत सुंदर नहीं थी, परंतु सांचे में ढला शरीर, गोरा रंग और काले लंबे बाल उसे आकर्षक बनाने के लिए काफ़ी थे। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण माला सभी विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिल गई थी, परंतु धीर गंभीर नितिन हमेशा पढ़ाई में उलझा रहता था। वह दोस्तों के साथ ना तो अधिक बातें करता, ना ही घूमता फिरता। खाली समय में भी वह लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता रहता। एक ही कक्षा में पढ़ने के बावजूद माला और नितिन के बीच कोई खास बातें नहीं होती। फिर भी माला को नितिन पसंद आने लगा था। वह हर समय नितिन से बातें करने के मौके तलाशती, कभी नोट्स के बहाने तो कभी किताबों के बहाने। नितिन भी उसकी सहायता तो करता, परंतु कभी भी माला से दोस्ती बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। जब माला बीए के फाइनल वर्ष में थी, तभी उसके लिए प्रभात का रिश्ता आ गया। माला अपने घर में 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, अतः उसके माता पिता भी उसका विवाह जल्द से जल्द करना चाहते थे। प्रभात कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क था और उसके घर में केवल उसकी माँ और एक छोटा भाई था। माला के निम्न मध्यवर्गीय माता पिता को प्रभात का रिश्ता बहुत पसंद आया था, क्योंकि प्रभात के घर वालों ने स्वयं आगे बढ़कर माला का हाथ मांगा था और उनकी कोई दहेज की मांग भी नहीं थी। आनन फानन में उन्होंने माला का रिश्ता प्रभात के साथ तय कर दिया था। माला को जब अपने रिश्ते की बात का पता चला तो उसके सपनों का संसार टूट सा गया। वह तो मन ही मन नितिन से प्रेम करती थी, परंतु वह अपने माता पिता से क्या कहे। वह तो ये भी नहीं जानती थी कि नितिन उसे चाहता भी है या नहीं। माला अपने नारी सुलभ संकोच और नितिन के साथ अपने औपचारिक से संबंधों के कारण नितिन से कुछ कह न सकी थी और अपने माता पिता की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना बैठी थी। एक सादे से समारोह में माला का विवाह प्रभात के साथ हो गया था। वह दुल्हन बन प्रभात के घर आ गई थी। माला और उसके पति प्रभात में 10 वर्षों का लंबा उम्र का अंतराल था और उनके बीच विचारों की चौड़ी खाई थी। माला की सासू माँ भी उसे परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती थीं, परंतु फिर भी माला ने इसे ही अपनी नियति मान ससुराल में सामंजस्य बैठा ही लिया था। ऐसे ही लगभग 3 वर्ष बीतने को थे कि एक दिन अचानक माला पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। प्रभात का ऑफिस से लौटते समय जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। उनकी मोटरसाइकिल को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। प्रभात को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया था, परंतु खून अधिक बह जाने के कारण प्रभात को बचाया न जा सका था। प्रभात की मृत्यु के बाद तो माला बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। उसकी सासू माँ हर समय उसे कोसती रहती थीं कि तू तो डायन है, मेरे बेटे को खा गई। कुछ दिनों बाद कलेक्टर को ऑफिस से संदेश आया कि प्रभात के स्थान पर उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। हालांकि नियमानुसार पत्नी का ही पहला हक बनता है। ये सुनकर माला की सासू माँ बोली, तुझे नौकरी वोकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू घर से बाहर पैर नहीं रखेगी, तुझे हमारे ही टुकड़ों पर पलना होगा। ये नौकरी मेरा छोटा बेटा पवन करेगा। पवन ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और धमकी भरे लहजे में माला से बोला, भाभी, अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। परंतु माला बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी पड़ोसन की सहायता से किसी तरह कलेक्टर ऑफिस पहुंची और वहाँ नितिन शर्मा की नेम प्लेट, अंदर जाइए, अब आप साहब से मिल सकती हैं। ऑफिस की सचिव की मीठी आवाज़ सुनकर माला की तंद्रा टूटी। अगर ये वही नितिन हुआ तो सोचकर माला के हृदय की धड़कन तेज हो गई। क्या करे वो, क्या वापस लौट जाए? पर घर के प्रतिकूल हालात का ख्याल आते ही उसके कदम कलेक्टर साहब के कमरे की ओर बढ़ चले। कमरे में प्रवेश करते ही माला अबाक रह गई। उसकी आशंका सही साबित हुई थी। सामने बड़ी सी कुर्सी पर वही कॉलेज वाला नितिन बैठा था। नितिन ने भी उसे तुरंत पहचान लिया। अरे माला, तुम हो मिसेज प्रभात कुमार। एक ही झटके में उसने माला से दोनों सवाल पूछ डाले थे। हालांकि कॉलेज की माला और आज की माला में जमीन आसमान का अंतर था। कॉलेज में सदा चहकने वाली माला बिल्कुल मुरझा गई थी। रूखा सा निस्तेज चेहरा, लंबे बालों का जूड़ा और सफ़ेद साड़ी में लिपटी दुबली पतली काया।
नितिन ने उसे बैठने का इशारा किया और अपनी सचिव को पानी और चाय का प्रबंध करने को कहा। नहीं नहीं सर, रहने दीजिए, चाय की कोई आवश्यकता नहीं, माला हिचकिचाते हुए बोली। आप आराम से बैठें और अपनी बात कहें, नितिन ने शांत स्वर में जवाब दिया। माला ने प्रभात के देहांत के बाद उपजी स्थितियों के बारे में बताया और कहा, सर आप नहीं जानते मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। प्रभात के जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मेरी सास व देवर मुझे मारते पीटते हैं। सर मेहरबानी करके आप मुझे ये नौकरी दिलवा दें। कहते कहते उसकी आंखों में निर्झर आंसू गिरने लगे। नितिन की सचिव ने माला को पानी पिलाया। नितिन भी सांत्वना देते हुए बोला, आप निश्चिंत रहें, ये नौकरी आपको ही मिलेगी। आप जितनी जल्दी चाहें नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। माला ने अगले दिन ही से नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसे भी ऑफिस में कनिष्ठ क्लर्क का काम मिल गया था। एक ही ऑफिस में काम करने के कारण अब नितिन और माला की मुलाकातें अक्सर होने लगी थीं। परंतु कॉलेज के दिनों वाली दूरियां अभी भी बनी हुई थीं। दोनों की आपस में केवल आवश्यक बातें ही होती थीं। परंतु माला के मन में नितिन के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बनी रहती थी। एक दिन शाम को माला जैसे ही ऑफिस से घर जाने के लिए निकली, अचानक ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। माला ने भागकर एक पेड़ के नीचे शरण ली। वह असमंजस में थी कि घर कैसे जाए। तभी नितिन की गाड़ी वहां आकर खड़ी हो गई। पीछे की सीट पर बैठे नितिन ने उसे अंदर से ही आवाज दी, गाड़ी में बैठ जाओ माला, मुझे घर पर उतार कर मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ाएगा। नहीं नहीं सर, आप परेशान ना हो, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर मैं घर चली जाऊंगी, माला ने झिझकते हुए कहा। बेकार की बात ना करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। नितिन का लहजा आदेशात्मक हो चला था। अब माला के सामने गाड़ी में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप गाड़ी में आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई और गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। कुछ ही मिनटों में गाड़ी नितिन के बड़े से सरकारी बंगले में पहुंच चुकी थी। बड़ा सा शानदार बंगला, सामने बड़ा सा खूबसूरत लॉन। दरबान तुरंत छाता लेकर गाड़ी के उस दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ जहां से नितिन को उतरना था। गाड़ी से उतरते हुए नितिन ने माला से कहा, चाहो तो अंदर आकर माँ से मिल सकती हो, उन्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा, फिर ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। अब माँ से मिलने को भला माला कैसे मना करती, इसलिए वह भी गाड़ी से उतर पड़ी। घर के अंदर जाते समय वह सोच रही थी, अंदर नितिन की पत्नी होगी, आज देखूंगी कौन है वह खुशनसीब लड़की जिसे नितिन ने अपनी अर्धांगिनी चुना है। घर के भीतर बने बरामदे में नितिन की माँ कुर्सी पर बैठी थीं। उनके हाथ में कोई पुस्तक थी। नितिन के साथ माला को आते देख वे बड़े प्यार से बोली, आओ बेटी, यहाँ मेरे पास बैठो, तुम माला हो ना। माला उनके मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह गई थी। फिर धीरे से बोली, आप मुझे कैसे जानती हैं माँ जी। नितिन की माँ कमला देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो तुम्हें तब से जानती हूँ बेटी, जब से तुम नितिन के साथ कॉलेज में पढ़ती थीं। उन्होंने नौकर से कहकर तुरंत चाय और पकौड़े बनवाए और माला को बड़े प्यार से खिलाया। जब माला अपने घर जाने को निकलने लगी तो कमला देवी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, घर आती रहना बेटी, तुम्हें देखकर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनके प्यार से अभिभूत माला अपने घर पहुंचकर भी नितिन और उसकी माँ के बारे में ही सोचती रही। नितिन के घर में तो कोई औरत दिखाई ही नहीं दी। क्या नितिन ने अब तक विवाह नहीं किया है? नितिन की माँ ने ये क्यों कहा कि वे उसे कॉलेज के समय से जानती हैं? क्या कॉलेज में नितिन भी उसे चाहता था? क्या वह नितिन की खामोश निगाहों को नहीं पढ़ पाई थी? ऐसे ही अनगिनत विचार रात भर माला को परेशान करते रहे और वह रात भर सो न सकी। अगले दिन जब माला ऑफिस पहुंची तो देखा नितिन की सचिव छुट्टी पर थी, अतः उसे फाइल पर दस्तखत कराने स्वयं नितिन के कमरे में जाना पड़ा। जब वह नितिन के कमरे में पहुंची तो नितिन फाइलों में उलझा हुआ था। माला को देखकर हौले से मुस्कुराया और बोला, आओ बैठो माला। आज पहली बार नितिन उसे देखकर मुस्कुराया था। माला ने झट अपनी फाइल नितिन के आगे कर दी। सर कृपया आप देख लें, आपके दस्तखत चाहिए थे सर। ये तुम हमेशा मुझे सर सर क्यों कहती हो? हम सहपाठी रहे हैं, तुम चाहो तो मेरा नाम ले सकती हो, नितिन ने माला से धीरे से कहा। नहीं सर, आप इतने बड़े अफसर हैं, आपका नाम लेना मुझे शोभा नहीं देता, माला थोड़ा झिझकती हुई बोली। आज उसे पहली बार नितिन से थोड़ी बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ था। कल आपकी माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। आपकी पत्नी कहाँ रहती हैं सर? कल वे कहीं दिखाई नहीं दी। कल रात अपने विचारों से उत्पन्न हुई उत्सुकता के कारण वह ये प्रश्न नितिन से पूछ बैठी। मैंने विवाह नहीं किया है, मैं माँ के साथ ही रहता हूँ, नितिन ने उत्तर दिया। परंतु आपके लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ते आए होंगे सर, फिर आपने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? अपनी उत्सुकता में माला ने नितिन से ये व्यक्तिगत प्रश्न पूछ डाला। फिर तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोल पड़ी, क्षमा कीजिए सर,
मुझे आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानना चाहती हो तो सुनो। मुझे कॉलेज के दिनों में एक लड़की पसंद थी, परंतु उस लड़की को विवाह करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसने कहीं और विवाह कर लिया। नितिन ने माला की आंखों में देखते हुए कहा। ओहो, तो क्या नितिन उसकी बात कर रहा है? क्या नितिन भी उसे पसंद करता था? तो क्या उसका नितिन के लिए प्रेम एक तरफा नहीं था? अगर ऐसा था तो नितिन ने कभी कॉलेज में कहा क्यों नहीं? इन सभी विचारों के बीच भरसक संयमित रहने का प्रयास करते हुए माला ने कहा। अच्छा, कॉलेज में कौन थी वह खुश नसीब लड़की? आज घर जाकर आईना देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन थी वह खुश नसीब लड़की। नितिन का उत्तर था। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। फिर कभी कहा क्यों नहीं? कांपते स्वर में माला ने पूछा। क्या कहता? सोचा था पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊंगा, तब वो तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा विवाह इतनी जल्दी हो जाएगा। फिर मैं ये समझता था कि तुम्हारे लिए मेरी भावना एक तरफा है। तुम इतनी चहकती हुई चुलबुली सी लड़की थी, तुम मेरे जैसे धीर गंभीर लड़के को कहाँ पसंद करोगी? नितिन ने गंभीर बदसंयत आवाज में जवाब दिया। ओहो, एक बार कहकर तो देखते। मुझे तो तुम पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे। कॉलेज में तो तुम इतने गंभीर रहते थे कि मैं कभी तुमसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। कहते कहते माला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस दिन बरसों बाद माला को अपने दिल के किसी कोने में प्रसन्नता का अनुभव हुआ था। देर रात तक वह कॉलेज के दिनों को याद करती रही थी। अब धीरे धीरे माला के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटने लगी थी। ऑफिस में भी नितिन से सामना होने पर वे दोनों एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा देते थे। माला अब उस स्वयं के ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगी थी। माला का मन कई बार समाज की बेड़ियां तोड़ने का करता। वह सफ़ेद के अलावा दूसरे रंग भी पहनना चाहती थी। कभी उसका मन छोटी सी बिंदी लगाने को करता, तो कभी हल्की सी लिपस्टिक। परंतु समाज की बेड़ियां तोड़ना कहाँ संभव हो पाता है। बीच बीच में समय मिलने पर वह नितिन की माँ कमला देवी से भी मिलने चली जाया करती थी। समय इसी प्रकार गुजर रहा था। अब ऑफिस में नितिन और माला की दोस्ती के चर्चे होने लगे थे, और ये चर्चे धीरे धीरे अफवाहों में बदलने लगे थे। अब ये अफवाहें माला के घर तक जा पहुंची थीं। दीपावली का त्योहार था और माला की ससुराल में बवाल मचा हुआ था। माला की सासू माँ उसके ऊपर बुरी तरह चीख रही थीं। मैं कई महीनों से तुम्हारे बदलते रंग ढंग देख रही हूँ। ये ऑफिस में क्या रंगरेलियां चल रही हैं बहू? तुम्हें हमारे घर की इज्जत की कोई परवाह है या नहीं? तुम मेरे प्रभात की विधवा हो, तुम्हें सबके सामने हंसना बोलना शोभा देता है क्या? तुम्हें अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। घर में बैठो और चूल्हा चौका संभालो। पवन भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। हाँ, माँ ठीक कह रही हैं भाभी, तुम कल ही ऑफिस में अपना इस्तीफा भेज दो। भैया की नौकरी पर मेरा भी हक है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई तो माला की सासू माँ ने ये त्योहार के दिन कौन टपक पड़ा बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने कमला देवी मिठाई के डिब्बे के साथ खड़ी थी। उनके पीछे नितिन भी था। कमला देवी ने आगे बढ़कर मिठाई का डिब्बा माला की सासू माँ को दिया और मधुर स्वर में बोली। त्योहार के दिन मुंह मीठा कीजिए बहन जी। आज दीपावली पर मैं अपने घर की लक्ष्मी को आपसे मांगने आई हूँ। मुझे पता है मेरे नितिन की खुशियाँ आपकी बहू माला के साथ जुड़ी हैं। मैं माला को अपने नितिन की अर्धांगिनी बनाना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी। माला अब आपके प्रभात की बहू नहीं, मेरी बेटी और मेरे नितिन की पत्नी बनेगी। मैं जल्द ही कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बारात लेकर आऊँगी। तब तक माला मेरी अमानत की तरह आपके घर में रहेगी। क्यों माला, तुम इस रिश्ते के लिए तैयार होना बेटी? कमला देवी के ये शब्द सुनकर सहसा माला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी से आगे बढ़कर कमला देवी के पांव छू लिए और फिर उसकी नजरें नितिन से जा मिलीं। नितिन की आंखों में अपने लिए अथाह प्रेम देखकर माला शर्माकर भीतर चली गई। दीपावली के दिन माला के जीवन में खुशियों के असंख्य दीप जगमगा उठे थे, और आखिर नितिन ने इतने बरसों बाद ही सही उसे प्रेम की नाजुक रेशम की डोर से बांध ही लिया था। इस रेशमी डोर में बंधे नितिन और माला जीवन पथ पर साथ साथ आगे बढ़ चले थे। माला की सास को भी क्या आपत्ति हो सकती थी? ये रिश्ता होने में तो उनको लाभ ही लाभ था। एक तो विधवा बहू से छुटकारा, दूसरे उनके बेटे को नौकरी। उन्होंने भी हाँ कर दी। बहुत ही सादगी के साथ माला और नितिन का विवाह हो गया। अब माला के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। नितिन को भी इतने बरसों के बाद अपना प्यार मिल गया था। सुहाग की सेज पर बैठी माला और उसके सामने बैठा नितिन, दोनों की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।